नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 2023-24 की आर्थिक समीक्षा। 23-24 की आर्थिक समीक्षा में कुल 11 चैप्टर हैं। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24। तो हम क्यों बोलते हैं कि किसी भी, जैसे अभी चल तो रहा है 2024-25, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बजट जब कोई भी सरकार रखती है तो वो आगामी वर्ष के लिए रखती है। आगामी वर्ष मतलब आने वाला साल, और आर्थिक समीक्षा मतलब लास्ट ईयर के आंकड़ों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है कि लास्ट ईयर हमने क्या क्या किया है, ठीक है, और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। पहला वर्ड है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं जीएसडीपी। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी क्या होता है दोस्तों? किसी भी राज्य का जीएसडीपी उस राज्य की सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। जैसे अभी हम बात करेंगे 2023-24 का जीएसडीपी, इसका मतलब सन 2023-24 में राजस्थान राज्य की सीमा में कुल कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है, उनका कुल मूल्य कितना है, वो क्या कहलाता है? जीएसडीपी। ये दो आधार पे निकाला जाता है। पहला प्रचलित मूल्य, ठीक है दोस्तों, और दूसरा स्थिर कीमत पर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमें कि प्रचलित मूल्य का मतलब क्या है? जो करंट प्राइस चल रही है किसी भी चीज की। लेकिन स्थिर कीमत का मतलब क्या है? किसी बेस प्राइस के बेसिस पे, किसी को आधार मान करके हम चीजों का मूल्य देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बाद एनएसडीपी। दोस्तों एनएसडीपी क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम जीएसडीपी में से स्थायी पूंजी का उपभोग घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं? स्थायी पूंजी का उपभोग। स्थायी पूंजी का उपभोग मतलब सीएफसी, कंजंक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? एनएसडीपी। तो इसका मतलब क्या है? एनएसडीपी हमेशा जीएसडीपी से कम रहेगा। तो जब भी ऑप्शन में, चार ऑप्शन में जो अमाउंट दी हुई रहेगी, तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट दी हुई रहेगी, मैक्सिमम चांस है कि वो एनएसडीपी तो नहीं होगी। और सेम जैसे जीएसडीपी दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं, एक प्रचलित मूल्यों पर और दूसरा स्थिर कीमत पर। सेम उसी तरीके से एनएसडीपी भी दो तरीके से निकल सकता है, एक प्रचलित कीमत पर, दूसरा स्थिर कीमत पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। ठीक है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम जब हम एनएसडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो जब हम एनएसडीपी को उस राज्य की मध्यवर्षीय जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, मध्यवर्षीय औसत जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या आता है दोस्तों? हमारा पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम से हम पता लगाते हैं कि राज्य में रहने वाले लोग, जो भी व्यक्ति राज्य में निवास करता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका जीवन स्तर कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का बताने वाला सूचकांक कौन सा है? ठीक है, जीवन स्तर को बताने वाला सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों,
जैसे एनएसडीपी 2 आधार पे निकलता है, ऐसे ही प्रति व्यक्ति आय भी 2 आधार पे निकलता है, प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर कीमत पर या स्थिर मूल्यों पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, नेक्स्ट हम कवर करेंगे जीएसवीए। जीएसवीए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्य संवर्धन। सकल राज्य मूल्य संवर्धन में हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे किस किस सेक्टर ने राज्य की इकोनॉमी को सुधारने में कितना योगदान दिया है। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अपने कौन कौन से सेक्टर हैं? अपने 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? किससे संबंधित गतिविधियां। सेकेंडरी में क्या आता है? उद्योग संबंधित। और तृतीय श्रेणी में क्या आता है? सेवा क्षेत्र से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका योगदान देखेंगे और वृद्धि दर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी है, उसके बाद किसकी है और तीसरे नंबर पे किसकी वृद्धि है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमने जीएसडीपी देखा, एनएसडीपी देखा, पर कैपिटा इनकम देखा, उसी प्रकार से जीएसवीए भी 2 तरीके से निकालते हैं हम, प्रचलित मूल्यों पर और स्थायी कीमत पर। ठीक है दोस्तों। अभी हमारे 2 टॉपिक और रहेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो 2 टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण के माध्यम से हम देखते हैं कि राज्य में स्थायी पूंजी का निर्माण कितना किया गया है दोस्तों। ठीक है, कि कितनी परिसंपत्तियों का, परिसंपत्ति मतलब एसेट का सृजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने एसेट बनाए गए हैं और ये एसेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो एसेट बने हैं और जो एसेट निस्तारित कर दिए गए हैं उनको घटा करके टोटल नेट एसेट वैल्यू निकाली जाती है दोस्तों। और फिर हम देखेंगे कि नेट एसेट वैल्यू में प्राइवेट फर्म्स का कितना योगदान है और पब्लिक फर्म्स या गवर्नमेंट सेक्टर का कितना योगदान है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम 2 सूचकांक देखेंगे, उनके आधार वर्ष देखेंगे। 2 सूचकांक कौन कौन से? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, इनके आधार वर्ष देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम डेटा कवर करते हैं कि आर्थिक समीक्षा में इन चारों टर्मिनोलॉजी के संबंधित क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा में डेफिनेशन दी हुई है। जैसा कि हमने बताया था कि राज्य घरेलू उत्पाद का संबंध कैसे है? राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से। ठीक है दोस्तों, इसको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, प्रचलित मूल्य पर और स्थिर कीमत पर। ठीक है, फिर हमने देखा सकल और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में क्या डिफरेंस है कि सकल में सब कुछ काउंट होता है, जबकि शुद्ध में हम क्या घटा देते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग को घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमेशा एनएसडीपी की वैल्यू जीएसडीपी से कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीएसडीपी की डेफिनेशन लिखी हुई है।
एक निश्चित अवधि में, जैसे हम 2023-24 की बात कर रहे हैं तो वर्ष 2023-24 में एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौलिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, और ये किस किस पे निकाला जाता है? प्रचलित मूल्यों पे और स्थिर कीमत पे। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब हमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद पता है तो हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्यों निकालते हैं? ठीक है दोस्तों, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है दोस्तों। क्यों प्रकट नहीं करता है? क्योंकि इसमें दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, दो चीज़ें का इफेक्ट सम्मिलित होता है। क्या क्या इफेक्ट है वो? वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन। यह सिर्फ मूल्य को बताता है दोस्तों कि आज के दिन कितने रुपए की चीज़ें या सेवाएं किसी राज्य में निर्मित हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये उनकी मात्रा नहीं बताता कि पहले मात्रा ज़्यादा थी या अभी मात्रा ज़्यादा हो गई है वस्तुओं और सेवाओं की। ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल मूल्य बताता है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से हमें एक नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कि उसमें आपका जो मूल्य ह्रास हो गया है, ठीक है, उसको घटा करके नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान राज्य का जीएसडीपी कितना था। दो सवाल पूछता है और जिस पे लोगों को कंफ्यूज करता है, प्रचलित कीमत पर और स्थायी कीमत पर। तो प्रचलित कीमत पर दोस्तों राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 15,15,15.28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, और वृद्धि कितनी हुई? 12.56% की। तो इससे हम क्या याद रखेंगे कि लगभग 15 लाख करोड़ क्या हुआ अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और वृद्धि कितनी हुई? 12%, 12.5% की। ठीक है, 15 और 12। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें दे रखे आर्थिक समीक्षा में कि भारत का जीडीपी कितना था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद 2023-24 में। तो भारत का कितना था? 295 लाख करोड़। ठीक है, और वृद्धि कितनी थी? 9.6%। तो अभी हमने क्या देखा कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़, भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 295 करोड़, राजस्थान की वृद्धि दर 12.5%, भारत की वृद्धि दर 9.5%। ठीक है दोस्तों, 15 करोड़ 295 लाख, 15 लाख करोड़ 295 लाख करोड़, 12.5% और 9.5%। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद भारत के घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है दोस्तों? यह भी सीधा सीधा कभी कभी पूछ लेता है। 5.17%। ठीक है दोस्तों, मतलब लगभग 5% के आसपास राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे टेबल में दे रखा है वही डेटा जो भी हमने पढ़ा। क्या दे रखा है कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 15,15.28 लाख करोड़, और भारत का कितना है? 295 लाख करोड़। वृद्धि दर कितनी है? 12.5% और 9.5%, मतलब 9.6%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा जीएसडीपी, सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का कितना कितना है? 15 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, वृद्धि दर कितनी है? 12.5%। फिर हमने किसका देखा? इंडिया का जीडीपी कितना है? 295 लाख करोड़, और वृद्धि दर कितनी है? 9.6 करोड़, 9.6%। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने क्या डेटा देखा कि राजस्थान का भारत के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत है? लगभग 5%, 5.17%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरी आर्थिक समीक्षा कवर करेंगे ऐसे ही एक एक चैप्टर करके, और लास्ट में समरी भी लेके आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद कौन सी कीमत पे? स्थिर कीमत पे दोस्तों। सकल राज्य घरेलू उत्पाद कौन सी कीमत पे? स्थिर कीमत पे। तो मैंने बताया था कि स्थिर कीमत क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जब भी हम स्थिर कीमतों पे निकालते हैं तो बेस वैल्यू या बेस ईयर किसको माना जाता है? 2011-12 को। ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्थिर कीमतों पे क्यों निकालते हैं, ये देखो इसमें दिया हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन और मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए हम आधार वर्ष के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम स्थिर कीमतों पे किसी भी चीज़ का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई। तो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 आधार वर्ष के स्थान के आधार पर क्या है दोस्तों? 8.45 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। अभी हमने देखा था कि प्रचलित कीमतों पे कितना था? 15 लाख करोड़, और स्थिर कीमतों पे कितना है दोस्तों? 8.45 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। क्यों ये कम क्यों है? क्योंकि इसमें हमने मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा दिया है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन या महंगाई के प्रभाव को हटा दिया है। ठीक है दोस्तों। और प्रतिशत वृद्धि कितनी है दोस्तों? 8.03%। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखा था, पहले राजस्थान का देखा था, फिर हमने इंडिया का देखा था, तो सेम उसी तरीके से सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर सबसे पहले राजस्थान का हम देख चुके हैं 8 लाख करोड़ या 8.45 लाख करोड़, और वृद्धि दर है 8%। ऐसे ही भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है? 173 लाख करोड़। ठीक है, 250 लाख करोड़, और वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? 8.2%। अभी हमने देखा था कि प्रचलित कीमतों पे भारत की तुलना में राजस्थान का कितना प्रतिशत था? 5%, 5.17%। लेकिन यहाँ पे स्थिर कीमतों पे कितना है? ये 5 से हल्का सा कम है। वो 5 से हल्का सा ज़्यादा था, ये 5 से हल्का सा कम है, 4.86%। ठीक है दोस्तों। नीचे टेबल में वही दिया हुआ है जो भी हमने पढ़ा कि जीएसडीपी राजस्थान की स्थिर कीमतों पे कितनी है? 8.45 लाख करोड़। वृद्धि दर कितनी है? 8%। भारत की जीडीपी कितनी है? 173 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। वृद्धि दर 8.2%। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जीएसडीपी कितनी है। जीएसडीपी किसकी है? राजस्थान की देखी, और फिर हमने देखी इंडिया की। पहले हमने क्या देखा? प्रचलित कीमत पर कितनी कितनी देखी? प्रचलित कीमत पे राजस्थान की देखी हमने 15 लाख करोड़। ठीक है, और इंडिया की हमने कितनी देखी? 295 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की वृद्धि दर कितनी थी? लगभग 12.5%। ठीक है, और इंडिया की वृद्धि दर कितनी है? 9% या 9.5%। ठीक है दोस्तों। ये किस पे? प्रचलित कीमत पर। अब स्थिर कीमतों पे हमने देखा राजस्थान की जीडीपी कितनी है? 8.5, 8.45 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों। वृद्धि दर कितनी है? 8.03%। और इंडिया की कितनी है? 173 लाख करोड़। ठीक है, और वृद्धि दर कितनी है? 8.2%। प्रचलित कीमतों पे 5.17% है राजस्थान की जीएसडीपी भारत की जीडीपी की तुलना में, और स्थिर कीमतों पे 4.86%। ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं अब तक समझ में आया होगा जीएसडीपी स्थिर कीमत पे और प्रचलित कीमत पे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी हम कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं एनएसडीपी। दोस्तों हमने देखा था कि जीएसडीपी से एनएसडीपी कैसे निकालते हैं। एनएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों का। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? एनएसडीपी भी हमेशा जीएसडीपी से कम रहेगा, और सेम दो तरीके से निकलेगा।
प्रचलित कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद समंकों में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो प्रचलित कीमतों पर कितना है राजस्थान का सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 का 13.7 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, वो कितना था 15.28 लाख करोड़, ये कितना हो गया 13.7 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, इसमें वृद्धि कितनी है 12.7%। और स्थिर कीमतों पर कितना है दोस्तों 7.41 लाख करोड़। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है दोस्तों राजस्थान का 7.41 लाख करोड़। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना था दोस्तों 8.45 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, वृद्धि दर इसमें भी कितनी है 8.10%। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 4 चीज़ें देखी हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने GSDP देखा है पहले, स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे। सबसे पहले राजस्थान के पे फोकस करते हैं। राजस्थान का GSDP प्रचलित कीमतों पे कितना है 15.28 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा GSDP स्थिर कीमतों पे 15 की बजाय कितना हो गया दोस्तों 8.45 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा NSDP प्रचलित कीमतों पे कितना हो गया 13.7 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पे कितना हो गया 7.4 लाख करोड़। तो 4 डेटा याद कीजिए। सबसे पहले 15 8.45, 15 8.45, 13.7 और 7.41। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय, किसी भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जो अभी हमने देखा NSDP को राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण की सूचक है। जिस राज्य की जितनी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी उस राज्य में जीवन स्तर, लोगों की लाइफ स्टाइल उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में दोस्तों कितनी है 1.67 लाख। ठीक है, 1,67,000। ठीक है दोस्तों, या बोल सकते हैं 1.68 लाख। ये किस पे है दोस्तों प्रचलित मूल्य पे। अब स्थायी मूल्यों पे कितनी है दोस्तों, स्थायी मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की 90,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा राजस्थान की GSDP 15 लाख करोड़, वृद्धि दर कितनी थी 12%। फिर हमने देखा GSDP प्रचलित कीमतों पे, उसके बाद हमने देखा स्थिर कीमतों पे। तो स्थिर कीमतों पे 15 की बजाय कितना हो गया दोस्तों 8.45 लाख करोड़, वृद्धि दर कितनी थी 8.03%। ठीक है, फिर हमने देखा NSDP 15 की बजाय कितनी हो गई 13.7 लाख करोड़ और वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों 12.7%। स्थिर कीमतों पे NSDP कितना था 7.41%, सॉरी 7.41 लाख करोड़ और वृद्धि दर कितनी थी 8.10%। ठीक है दोस्तों, और GSDP इंडिया की GSDP की लगभग 5% है। प्रचलित कीमतों पे 5.17% और स्थिर कीमतों पे 4.86%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय हमने देखा प्रचलित कीमतों पे कितनी है, प्रचलित कीमत पे कितनी थी 1,01.7
68 लाख, और स्थिर कीमतों पे कितनी थी? 90,000, 90,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, GSVA। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में सबसे काम की चीज़ें कितनी हैं? कितने क्षेत्र होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के? 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या आता है? कृषि, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग धंधे और उससे संबंधित गतिविधियां। और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आता है? सेवा क्षेत्र, ठीक है। सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, होटल सर्विसेज, जितनी भी एजुकेशन, जो भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं उनका योगदान कितना कितना है। तो 2023-24 में GSVA कितना रहने का अनुमान दें दोस्तों? 14 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। जिसमें कितनी वृद्धि हुई है? 11.8% की। और क्षेत्रवार विचलन कितना हुआ है? विचलन मतलब चेंज कितना हुआ है दोस्तों? जो क्षेत्रवार चेंज हुआ है 9% कृषि में, 15% उद्योग में और 11% सेवा क्षेत्र में। तो पहला सवाल ये बनता है दोस्तों कि मूल्य संवर्धन में सबसे ज़्यादा चेंज किस में हुआ है दोस्तों? तो कौन से क्षेत्र में हुआ है? उद्योग क्षेत्र में। अब ये नीचे जो सर्किल दिख रहा है उसके अंदर क्या दिखा रखा है आपको? इनका योगदान कितना कितना प्रतिशत है। तो अंदर वाले घेरे के अंदर दिखा रखा है राजस्थान के अंदर वर्गीकरण। राजस्थान में ग्रीन क्या है? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 26%, 26.7%, ठीक है दोस्तों। फिर उद्योग धंधों का दिखा रखा है, उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 28%। उद्योग के बाद सेवा क्षेत्र का कितना दिखा रखा है? 45%, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत योगदान किसका है दोस्तों? ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है सेवा क्षेत्र का 45%, ठीक है दोस्तों। लेकिन वृद्धि दर किसकी सबसे ज़्यादा है? ऊपर जो येलो कलर में हमने हाईलाइट कर रखी है, किसकी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? उद्योग क्षेत्र की। तो दो सवाल बनते हैं कि योगदान किसका सबसे ज़्यादा है? राजस्थान में मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का, और वृद्धि दर किसकी ज़्यादा है? उद्योग क्षेत्र की, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन प्रचलित कीमतों पे सबसे ज़्यादा किसका था दोस्तों? सबसे ज़्यादा योगदान था किसका? सेवा क्षेत्र का। और विचलन सबसे ज़्यादा किसका था, या सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दर्ज की गई? उद्योग क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे स्थिर कीमतों पर राज्य का सकल राज्य मूल्य संवर्धन। तो स्थिर कीमतों पे कितना है? प्रचलित कीमतों पे 14 लाख था, उसका आधा हो गया लगभग 7.8 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। वृद्धि कितनी है? लगभग 7%। कृषि क्षेत्र का योगदान अभी भी लगभग 26% है, ठीक है दोस्तों। उद्योग क्षेत्र का योगदान इसमें थोड़ा बढ़ गया है, ये कितना परसेंट हो गया है? 29.8, लगभग 30%, ठीक है दोस्तों। और सेवा क्षेत्र का योगदान स्थायी मूल्य पर कितना हो गया दोस्तों? 43.95, मतलब लगभग 44%, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है दोस्तों? सेवा क्षेत्र का। लेकिन वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में दर्ज की गई है दोस्तों? उद्योग क्षेत्र में, इसमें भी 12.43%। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, चाहे प्रचलित कीमत पे पूछे चाहे स्थायी कीमत पे पूछे, ठीक है, स्थिर कीमतों पे पूछे, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दर्ज की गई है? उद्योग क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण से दोस्तों क्या तात्पर्य है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण से तात्पर्य है दोस्तों उत्पादनकर्ताओं द्वारा सृजित की गई परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियां मतलब एसेट, कि राज्य में कितनी परिसंपत्तियां या कितने एसेट निर्माण किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसमें से क्या हटाना है? निस्तारित संपत्तियां। निस्तारित मतलब जो खर्च हो गई हैं संपत्तियां, ठीक है। तो नेट एसेट देखना है कि कितना निर्माण किया गया है दोस्तों। तो राज्य में पिछले साल कितना एसेट निर्माण किया गया है दोस्तों? लगभग 3.99 लाख करोड़, मतलब लगभग
4 लाख करोड़ संपत्तियों का निर्माण किया गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, लगभग 30%, ठीक है दोस्तों। इस 4 लाख करोड़ में से निजी क्षेत्र ने कितना काम किया है, कितनी संपत्ति का निर्माण किया है, और सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर ने कितनी संपत्ति का निर्माण किया, सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो लगभग 78.5% किसने किया है निर्माण, निजी क्षेत्र ने, और 21.5% किसने किया है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र ने, ठीक है दोस्तों। तो ये डेटा याद रखेंगे, निजी क्षेत्र ने कितना योगदान किया है और सार्वजनिक क्षेत्र ने कितना योगदान किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं कि क्षेत्रवार सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कौन कौन से सेक्टर में या क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्माण किया गया है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा निर्माण किस क्षेत्र में किया गया है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। सबसे ज़्यादा सकल स्थायी पूंजी निर्माण किया गया है दोस्तों निर्माण क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा किसमें किया गया है, इस टेबल में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किया गया है निर्माण क्षेत्र में, उसके बाद आवासीय भवन क्षेत्र में, उसके बाद लोक प्रशासन में। तो कम से कम 3 तो याद रखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में घटते हुए क्रम में पूंजी निर्माण किया गया है दोस्तों, ठीक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण किया गया है। अब अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों मूल्य सांख्यिकी। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों अपना मूल्य सांख्यिकी। मूल्य सांख्यिकी क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं। मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी करने के लिए कुछ संकेतक आवश्यक होते हैं दोस्तों, इसलिए मूल्य सांख्यिकी आवश्यक है। अब देखिए कितने तरीके से मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो मेन मूल्य सूचकांक 2 हैं। पहला है थोक मूल्य सूचकांक दोस्तों, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए मूल्य सूचकांक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आधार वर्ष है, क्योंकि अभी तक हम सबका आधार वर्ष क्या देख रहे थे, 2011-12। सिर्फ मूल्य सूचकांक में आधार वर्ष अलग अलग हैं। जैसे थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है दोस्तों, 1999-2000, ठीक है दोस्तों। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000, ठीक है। और थोक मूल्य सूचकांक में मूल्य की गणना कौन से स्तर पे की जाती है, बाजार मूल्य पे। दूसरा सूचकांक क्या होता है दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मूल्य की गणना किस आधार पे की जाती है, उपभोक्ता के स्तर पे जो मूल्य है, ठीक है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना था, 1999-2000। उसके बाद हम देख रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया दोस्तों, 154 वस्तुओं को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर मेन 4 सूचकांक है दोस्तों। पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, ठीक है, दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए, तीसरा ग्रामीण श्रमिकों के लिए। पहला औद्योगिक श्रमिक, दूसरा कृषि श्रमिक, तीसरा ग्रामीण श्रमिक, ठीक है, और चौथा है संयुक्त हेतु ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए, ठीक है। तो 4 तरीके के क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो अब चारों के आधार वर्ष अलग अलग हैं, यहाँ से सेम सवाल वही आ सकता है कि आधार वर्ष क्या क्या है, ठीक है। तो औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष कितना है दोस्तों, 2016, ठीक है दोस्तों। कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों का आधार वर्ष कितना है, 1986-87, ठीक है। और ग्रामीण शहरी और संयुक्त का आधार वर्ष कितना है दोस्तों, 2012, ठीक है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविक सरकार मुद्रास्फीति के लिए किसको देखती है दोस्तों, पहले थोक मूल्य सूचकांक को देखती थी, लेकिन वर्तमान में किसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। क्यों, क्योंकि ये उपभोक्ता स्तर पर महंगाई को बताता है, ठीक है दोस्तों।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। 4 तरीके के होते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, CPI किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक के लिए। दूसरा एग्रीकल्चर वर्कर, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिकों के लिए। तीसरा रूरल के लिए, ठीक है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए। चौथा संयुक्त के लिए, ठीक है। इसमें से जो पहले 3 सूचकांक है उनको कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सूचकांक श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, और चौथा सूचकांक को कौन जारी कर रहा है, NSO दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दिल्ली, ठीक है। 2 सवाल बनते हैं इसमें से। पहला सवाल आधार वर्ष क्या है, दूसरा सवाल कौन जारी करता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आधार वर्ष देख लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष कितना है, 2016। और औद्योगिक श्रमिकों के सूचकांक जारी करने के लिए राजस्थान में 3 केंद्र हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 केंद्र हैं, अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा। कौन कौन से केंद्र हैं, अलवर, जयपुर और अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ठीक है दोस्तों। आधार वर्ष, नवीन आधार वर्ष क्या है इसका, 2016। अब नेक्स्ट देखते हैं कृषि श्रमिकों के लिए और ग्रामीण श्रमिकों के लिए क्या है दोस्तों, 1986-87 आधार वर्ष, ठीक है दोस्तों। कौन जारी करता है, चंडीगढ़ श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है लास्ट अपना सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है दोस्तों, आधार वर्ष क्या है, 2012, ठीक है दोस्तों। कौन जारी करता है, NSO दिल्ली, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए अब हम बस 1-2 मिनट के अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा पूरा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा GSDP। GSDP में हमने क्या देखा कि राजस्थान का GSDP कितना है, कौन कौन सी कीमत पे, प्रचलित कीमत पे पहले हमने देखा कितना था, 15 लाख करोड़। फिर हमने क्या देखा, उसकी वृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में टेबल बनाते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखो 2 कीमतों पे देखा, प्रचलित और स्थिर। एक ही स्लाइड में पूरा रिवीजन हो जाएगा अब तक हमने जो पढ़ा पहले क्लास में, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा किसके लिए, राजस्थान के लिए। प्रचलित कीमतों पर कितना था, 15.21 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। और वृद्धि दर कितनी थी, 12.56%। और स्थिर कीमतों पे कितना था दोस्तों, 8.45 लाख करोड़, और वृद्धि दर कितनी थी, 8.03%, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के बाद फिर हमने किसका देखा, इंडिया का GSDP। इंडिया का GSDP कितना था दोस्तों, 295 लाख करोड़, वृद्धि दर कितनी थी, 9%। और स्थिर कीमतों पे कितना था दोस्तों, 173.8 लाख करोड़, वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों, 8.2%। और प्रचलित कीमतों पे योगदान प्रतिशत कितना था, रेशो कितना था, 5.17% राजस्थान का इंडिया के सापेक्ष, और ये कितना था, 4.86%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट GSDP के बाद हमने क्या देखा, NSDP। NSDP कैसे निकालते हैं, GSDP में से मूल्य ह्रास निकाल देते हैं तो क्या आ जाता है, NSDP। NSDP राजस्थान का प्रचलित कीमतों पे कितना है, 13.7 लाख करोड़, और स्थिर कीमतों पे कितना है दोस्तों, 7.41 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत कितना है, वृद्धि दर 12.7%, ठीक है। और इसमें प्रतिशत कितना है, 8.10%। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर क्या है, 8.03%, 8.2% और 8.10%, लगभग 8%। तो अगर GDP इंडिया की पूछे, राजस्थान की पूछे, और या NSDP राजस्थान की पूछे, तीनों में स्थिर कीमतों पे क्या वृद्धि दर है, 8%, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे फिर हमने क्या देखा, GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है दोस्तों। तो प्रचलित कीमतों पे कितना था, 14.21 लाख करोड़, ठीक है दोस्तों। स्थिर कीमतों पे कितना था,
81 लाख करोड़। फिर हमने देखा क्रम, देखा योगदान, सेक्टर वाइज योगदान जीएसवीए में किस किस का सबसे ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है दोनों में ही, प्रचलित कीमतों पे भी, स्थिर कीमतों पे। सेवा, सेवा के बाद उद्योग, उद्योग के बाद कृषि क्षेत्र का, प्रचलित कीमतों पे भी और स्थिर कीमतों पे भी, ठीक है। और मैक्सिमम विचलन या वृद्धि का अगर क्रम बनाए तो किसका होगा सबसे ज़्यादा, उद्योग का। उसके बाद किसका आएगा, सेवा का, और सबसे लास्ट में किसका आएगा, कृषि। कृषि दोनों में ही लास्ट में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितनी है दोस्तों, प्रचलित कीमतों पे पर कैपिटा इनकम कितनी थी दोस्तों, 1.67 लाख, ठीक है। और स्थिर कीमतों पे कितनी थी, 90,000, 90.8 ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक ही स्लाइड में जो हमने अभी तक डेटा पढ़ा सारा आ गया है। इसके बाद बेस्ट क्या बचा है अपना, आधार वर्ष, ठीक है, मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। तो वो एक बार हम और कवर कर लेते हैं। मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना कितना है दोस्तों, हाँ एक डेटा और रह गया अपना, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना हुआ है दोस्तों, लगभग 4 लाख करोड़ का, ठीक है। इसमें से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का योगदान मतलब कितना कितना है, भागीदारी 78.5% प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और उसके अलावा कितना बच गया, 21.5% पब्लिक सेक्टर, ठीक है। चलिए अपना लास्ट टॉपिक मूल्य सांख्यिकी। दो तरीके के मूल्य पढ़े अपन ने, एक क्या पढ़ा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, होलसेल डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष कितना देखा अपन ने, 1999 2000, ठीक है। मासिक आधार पे जारी किया जाता है, मासिक आधार पे जारी किया जाता है। टोटल वस्तुएं कितनी है, 154 वस्तुएं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आया, सीपीआई। सीपीआई 4 तरीके से जारी किए जाते हैं दोस्तों, औद्योगिक श्रमिक का, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर और संयुक्त। पहले 3 को कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, और लास्ट को कौन जारी करता है, एनएसओ दिल्ली। इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष कितना है दोस्तों, 2016। संयुक्त का आधार वर्ष कितना है, 2012। और इन दोनों का रूरल और एग्रीकल्चर का कितना है, 1986-87, ठीक है दोस्तों। और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो सूचकांक जारी किया जाता है उसके 3 केंद्र हैं। 3 केंद्र कौन कौन से हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 स्लाइड के अंदर पूरा कवर हो गया अपना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।